हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे मैग्नेटिज्म सीरीज का लास्ट लेक्चर है। द टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है ना। हल्की चीजें होने वाली है आज के लेक्चर में, तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू हो जाइए भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसका बनाने का पर्पस क्या है। भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में। और इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों बोला गया, क्योंकि क्या होता है कि भाई इस गैल्वेनोमीटर में ना एक मूविंग करंट लूप होता है या मूविंग करंट कैरिंग कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती रहती है, इसीलिए इसको बोला गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कॉइल पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की। तो इसके कंस्ट्रक्शन में अपने पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल होती है और उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और हम उस कॉपर कॉइल को एक नॉन मैग्नेटिक मेटल फ्रेम के ऊपर बांध देते हैं भाई। ठीक है, और इस मेटल फ्रेम का यूज होता है गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने में। डेड बीट क्या होता है वो अभी देखेंगे हम। और एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी जाती है इस मेटल कॉइल के अंदर या इस फ्रेम के अंदर। कॉपर वायर की जो कॉइल बनाई है ना, इसके अंदर अपन क्या रख देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन की कोर रख देते हैं। एक बार मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ भाई। यही वो अपना फ्रेम है जिसकी मैं बात कर रहा था और इसके सेंटर में हमने एक सॉफ्ट आयरन या आयरन की एक लाइक सिलेंडर टाइप रख दिया आयरन का। ठीक है, अभी इसका क्या काम है वो हम देखते हैं। दिस सॉफ्ट आयरन कोर फुलफिल्स द पर्पस ऑफ, ये सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है तुमसे, है ना, कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। भाई पहला तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना, जिसकी वजह से अपना जो गैल्वेनोमीटर स्केल है वो लीनियर बन पाता है। वो भी हम देखेंगे कैसे लीनियर हो जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी होंगी ना, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो, ये इसका टॉप व्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर गिर रही है इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, यही इसका काम है। नेक्स्ट सॉफ्ट आयरन का जो काम होता है वो होता है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल एंड हेंस मेक द गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव। मतलब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है कॉइल के आसपास उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अपना गैल्वेनोमीटर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें बोला हुआ है द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन कॉन्केव शेप्ड पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट एंड इज पिवटेड एट ईदर एंड्स। भाई यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि ये जो अपना सॉफ्ट आयरन था ना, इसको यहाँ पे पिवट मतलब फिक्स करके रख रखा है और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि प्रोड्यूस किया है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट ने। ओके, तो अपन ने बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये काम किया है अभी तक। ए phosphorus bronze spring is attached to the coil to provide restoring. An aluminium pointer is attached to the coil that moves over a circular and graduated scale. The ends of coil are attached to connecting screw for connection in the external circuit. ये लाइन क्या बोल रही है भाई, यहाँ पर तुमने क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग भी लगा रखी है, ब्रॉन्ज की स्प्रिंग, या फिर यहाँ पे देखो तो ये एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा रखी है ना, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग। इसका काम क्या है कि मान लो अपना पॉइंटर इनिशियली इधर पॉइंट कर रहा था जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा भाई, अपनी जो कॉइल है घूम जाएगी तो पॉइंटर भी घूम जाएगा इस तरह से। अब जैसे ही करंट को बंद करोगे तो पॉइंटर को तो वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा और उसको वापस लाने में कौन मदद करेगा, ये जो स्प्रिंग अपन ने बना दी है यहाँ पर, या स्प्रिंग जो लगा दी है, ये इसकी हेल्प करेगी पॉइंटर को वापस इनिशियल पोजीशन पे आने पे जब अपन करंट को स्टॉप कर देंगे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना। और क्या लिखा हुआ है भाई, व्हाट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर ऐसा गैल्वेनोमीटर है कि मान लो ये निडल थी, करंट पास करा, इधर पॉइंट कर गई। डेड बीट गैल्वेनोमीटर होगा ना, ऐसा नहीं होगा भाई ये निडल यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है अपनी पोजीशन पे आके, वो तुरंत जो करंट होगा वहीं के वहीं आके रुक जाएगी और जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करोगे तुरंत का तुरंत यहीं आके रुक जाएगी। ये कोई ऑसिलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं करेगी, है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तुम इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग की। वर्किंग को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही तुम इस कॉइल में करंट पास करोगे, जैसे ही इस कॉइल में करंट पास करोगे तो भाई ये क्या बन चुकी है, अब इट इज करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे एक मैग्नेटिक टॉर्क लग जाएगी। मैग्नेटिक टॉर्क लगेगी तो ये अपनी जो कॉइल है, यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में, ये जो अपनी कॉइल है ये घूम चुकी है ना, ये घूम चुकी होगी। मान लो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी घूम के, तो अपना जो पॉइंटर है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है भाई, पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा होगा। सेम टाइम क्या होगा, सेम टाइम ये होगा कि ये जो स्प्रिंग थी भाई, ये स्प्रिंग भी तो घूम जाएगी, इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो जाएगी, है ना। इसमें कैसी टॉर्क सेटअप हो जाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, मान लो ये निडल यहां पहुंच गई कॉइल के घूमने की वजह से, तो कॉइल ने घुमाना चाहे उसको इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये जो स्प्रिंग है ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगी और जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो ये जो निडल है अपनी इसी पोजीशन पे रुकी रहेगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी करंट फ्लो हो रहा था अपने सर्किट में, ये उसकी वैल्यू हमें दे देगी। बात समझ में आई। क्या हुआ भाई, अपने लूप के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगी, उसने इस निडल को घुमाना चाहा इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन मतलब राइट की तरफ। ओके, और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो अपनी स्प्रिंग थी उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो गई और उसने इसको घुमाना चाहा किधर की तरफ,
उसने इस पॉइंटर को घुमाना चाहा लेफ्ट की तरफ, और इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क बैलेंस नहीं और अपने को करंट की वैल्यू मिल गई जो भी सर्किट में फ्लो हो रहा था। ठीक है, वही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ओके, ए क्या दे रखा है तुम्हें? एरिया ऑफ कॉइल। बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट कॉइल के अंदर, थीटा है एंगल रोटेटेड बाय पॉइंटर और कॉइल। मतलब इस तरह से मान लो ये पॉइंटर ऐसे रोटेट कर गया ना, तो ये जितना भी एंगल रोटेट किया है दैट इज थीटा। ओके, और क्या दे रखा है हमें? अल्फा एंगल बिटवीन दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और के दे रखा है हमें टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। जैसे एक होता था फोर्स कांस्टेंट, जब हम फोर्स लगाते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम बोलते थे, अब हम टॉर्क लगा रहे हैं तो अब हम डिफाइन करते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट देखो क्या होता है कि ये जो अपना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर रहा है? जैसे यहाँ पे देखो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? इस वाले डायग्राम में जंप कर जाओ एक बार। ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रहा होगा भाई, है ना। तो तुम देखोगे किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो रेडियल जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या काम कर रहा है? वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको कितना बनाने का काम कर रहा है? वो उसका काम कर रहा है 90 डिग्री बनाने का। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसने क्या किया भाई? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल दैट इज एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करके रखा हुआ है। कितना मेंटेन करके रखा हुआ है भाई? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड था अल्फा, तो इसने अल्फा को हर एक इंस्टेंट पे 90 डिग्री मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो अगर हम बात करें इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी टॉर्क लगी होगी भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगी होगी वो टॉर्क हमारे पास लगी होगी एम बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड एम, जो कि यहाँ पर है अल्फा। तो ये जो टॉर्क लगी, ये टॉर्क लग गई एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री। तो भाई कितनी टॉर्क लग गई है? ये टॉर्क लग गई एम। एम की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया इनटू में बी। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क है, स्प्रिंग की वजह से कितनी टॉर्क लगी होगी, है ना। तो अगर हम बात करें किसकी? रीस्टोरिंग टॉर्क की। कौन सी वाली टॉर्क बच्चों? रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसने लूप को उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क मैं बोलूंगा कि भाई रीस्टोरिंग टॉर्क होगी के इंटू थीटा दैट इज टॉर्सनल कांस्टेंट इंटू में थीटा। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती थी? के इंटू एक्स, ऐसी रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के इंटू थीटा। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जब अपनी जो निडल है वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे पॉइंट कर रही होगी, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो दोनों टॉर्क है उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए भाई। तो यहां से हो जाएगा एन आई ए इंटू बी, दिस शुड बी इक्वल टू के इंटू में थीटा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें समझ में आ रहा है आई की वैल्यू हो जाएगी के बाय एन ए बी इंटू में थीटा। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से हमें ये समझ में आया कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू के बाय एन ए बी, ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो इसको मैंने लिख दिया नया कांस्टेंट, लेट्स से जी इंटू में थीटा। तो यहां से हमें पता लग गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इट मींस भाई पॉइंटर जितना एंगल घूमेगा वो उतना ही ज्यादा करंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोला मैंने? कि पॉइंटर जितना ज्यादा एंगल घूम जाएगा वो उतने ही ज्यादा करंट को क्या कर रहा होगा? मेजर कर रहा होगा। दैट इज अपना जो गैल्वेनोमीटर स्केल है वो लीनियर बन चुका है। क्या बन चुका है भाई? अपना जो गैल्वेनोमीटर स्केल है वो लीनियर बन चुका है, क्योंकि आई और थीटा के बीच का जो रिलेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, दैट इज एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई वर्सेस थीटा ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह से तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन निकल के आने वाला है। अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो जी है क्या इसका कोई काम होता है? तो भाई जी जो है इसका काम ये है कि ये हमें बताता है के बाय एन ए बी, और ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? जी को। जी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, जो कि उसके टॉर्सनल कांस्टेंट जो भी उसमें तुमने स्प्रिंग यूज करी है उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो क्या होता? अगर भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता तो अल्फा हमेशा 90 डिग्री नहीं हो रहा होता। पहली बात तो अल्फा हमेशा 90 डिग्री नहीं हो रहा होता। तो इस केस में जो अपना गैल्वेनोमीटर स्केल है, इस केस में जो अपना गैल्वेनोमीटर स्केल है वो लीनियर हो ही नहीं पाता। मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हम नहीं बोल सकते थे। हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि जितना पॉइंटर एंगल घूमी उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में करंट अपने को मिलेगा, तब ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि उस केस में जो करंट की जो डिपेंडेंसी जाने वाली थी
वो जाती अल्फा अपॉन साइन थीटा। किस पे जाती भाई? अल्फा अपॉन साइन थीटा। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा अपॉन साइन थीटा। भाई ये कहां से लीनियर हो गया? थीटा के साथ ये लीनियर रिलेशन है ही नहीं, ये तो साइन थीटा के टर्म्स में आ रहा है। तो अपना स्केल नॉन लीनियर हो जाता और इसको कैलिब्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता और इससे फिर अपने को करंट की रीडिंग ले पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, फिर तुमसे पूछा जाता है कि ये जो फॉस्फर ब्रोंज है जिसकी अपन ने क्या ली थी? स्प्रिंग ली थी, इसको क्यों यूज करते हैं हम, है ना? पहला बात कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, कितना भी खींच लो वापस उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, है ना? यही तो एक स्प्रिंग की डिमांड थी अपनी। बहुत ही कम इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब खींचने के बाद जो भी टाइम लगा उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में, उसमें जो टाइम डिले है दैट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। बट इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग अगर खिंच गई तो वो तुरंत के तुरंत अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी बिना कोई टाइम लिए। और ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी ये कोई इंटरेक्ट वगैरह नहीं करता। देन आपसे दो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। पहली है करंट सेंसिटिविटी जिसे अपन IS से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसे अपन VS से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर तुम किसी भी गैल्वेनोमीटर कॉइल से यूनिट करंट दैट इज 1 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो तो उसकी निडल कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर तुम किसी भी गैल्वेनोमीटर के कॉइल के अक्रॉस यूनिट पोटेंशियल अप्लाई करते हो, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उसकी निडल कितने एंगल से घूम जाएगी, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया था कि यूनिट करंट फ्लो करने पे अपनी निडल कितनी घूम गई, दैट इज एंगल रोटेटेड बाय द निडल डिवाइडेड बाय करंट आई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है भाई थीटा अपॉन में आई। आई का फॉर्मूला अभी अभी मैं ऊपर लिखवा सकता हूँ कि आई का फॉर्मूला था अपने पास क्या, के थीटा डिवाइडेड बाय NAB। तो भाई यहाँ पे रख दिया तो ये क्या मिल गया अपने पास, NAB डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसकी यूनिट है थीटा अपॉन में आई, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? रेडियन पर एम्पियर। अभी अपने को क्या दे रखे हैं? नेक्स्ट देखो, दो गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं। एक गैल्वेनोमीटर में बोला कि अगर इसमें तुम 1 एम्पियर करंट पास करोगे तो इसकी निडल 0.01 डिग्री से घूमती है। दूसरे गैल्वेनोमीटर में बोला अगर तुम इसमें 1 एम्पियर का करंट पास करते हो तो 10 डिग्री इसकी जो निडल है वो घूम जाती है। तो बोला कौन सा वाला गैल्वेनोमीटर बढ़िया है? तो इसके लिए पहले दोनों की अगर मैं IS लिखूं, इसकी IS की वैल्यू आएगी एंगल रोटेटेड बाय करंट दैट इज 0.01 डिग्री पर एम्पियर, 0.01 डिग्री पर एम्पियर। और दूसरे वाले के लिए IS निकालें तो 10 डिग्री पर एम्पियर। भाई कौन सा वाला बढ़िया है? तुम्हें खुद से पता लग रहा होगा कि सर इसमें थोड़ा सा ही करंट पास किया 1 एम्पियर लेकिन इसकी निडल बहुत ज्यादा घूम गई। मतलब मैं बहुत ही इजी वे में देख पाया कि हाँ भाई कॉइल में करंट पास किया है। यहाँ पे 1 एम्पियर करंट पास किया, 0.01 डिग्री निडल घूमी। भाई हो सकता है मेरे को मेरी आई से ऑब्जर्व भी ना हो कि निडल घूमी भी है या नहीं घूमी। मतलब ये तो भाई बहुत ही घटिया वाला अपना क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये बढ़िया गैल्वेनोमीटर है भाई, छोटा सा करंट में चेंज आ रहा है तुरंत बढ़िया रीडिंग दे रहा है अपने को, है ना? तो इन गैल्वेनोमीटर का नाम दे देते हैं, दिस इज G1 एंड दिस इज G2। तो कौन सा वाला गैल्वेनोमीटर बढ़िया है अपने लिए? अपने लिए G2 वाला गैल्वेनोमीटर एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट अपने पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया गया है कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाएंगे अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कॉइल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज दिखाएगा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी करंट की तरह डिफाइन किया है, VS इज इक्वल्स टू थीटा, VS इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय में वोल्टेज। ओके, तो थीटा इसको हम लिख सकते हैं I इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई की वैल्यू थी NAB डिवाइडेड बाय के, तो ये आ रही है NAB डिवाइडेड बाय के और इनटू में R और रहेगा। तो ये किसका फॉर्मूला अपने पास हो गया? ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज थीटा और V को लिख लिया I टाइम्स ऑफ R, है ना? तो यहाँ से देखो थीटा अपॉन आई क्या बन गया तुम्हारा IS। तो ये होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, दैट इज R। ओके, बात समझ में आ रही है भाई? एक बार R को यहाँ पे लिख देता हूँ। R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रही है भाई? R क्या हो जाएगा तुम्हारा? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। अच्छा, इसकी यूनिट बता दो फटाफट से। तुम बोलोगे सर इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होने वाली है थीटा अपॉन V, दैट इज रेडियन पर वोल्ट। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? रेडियन पर वोल्ट।
अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये चीज मेंस में भी पूछी गई है कि अगर हम सिर्फ एन को बढ़ाते हैं, सिर्फ एन को बढ़ाया है ना, तो ये बोल रहा है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी या घटेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। भाई अगर मैंने एन को बढ़ाया, एन को बढ़ाने पे क्लियरली पता लग रहा है जो मेरी करंट सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, एन को बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो वायर की लेंथ भी बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी तो वायर का रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगा। इट मींस एन बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ओवरऑल जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नहीं बढ़ेगी। अच्छा अगर तुमसे ऐसा बोल दिया जाए कि तुमने एन को बढ़ाया कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर टू बी कांस्टेंट, एन को बढ़ाया आर को कांस्टेंट रख के, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में IS और VS दैट इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों की वैल्यू इंक्रीज करने वाली है। बात समझ में आई भाई? याद रखना, इस बात को नोट कर लेना, मैं नोट नहीं करवा रहा हूं लेकिन तुम खुद से लिख लेना इस बात को, क्योंकि ये जेई मेन जैसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है स्टेटमेंट। ओके तो बच्चों अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। पहला क्वेश्चन अपना जेई 2005 में पूछा हुआ है, पुराने वाले एडवांस में, मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्सपीरियंस इज द टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू आई। भाई कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें जो टॉर्क लग रही है वो कितनी लग रही है, K इंटू आई। इसने बोला है I करंट है, N है नंबर ऑफ कॉइल्स, A इज द एरिया ऑफ ईच टर्न, M इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो ये बोल रहा है K को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। ठीक है भाई, फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले में टॉर्क हमें बोला गया है, टॉर्क लग रही है K इंटू आई, बट मैं तो जानता हूं ऊपर की टॉर्क जो लगती थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे वो कितनी लगती थी, NIAB इज इक्वल टू K इंटू आई। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, K की वैल्यू तो अपने पास NA इंटू बी आ गई। पहला प्रॉब्लम तो देखते ही सॉल्व। ओके भाई, फिर क्या बोला है इफ फॉर करंट I डिफ्लेक्शन इज π/2 फाइंड आउट द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। बोला है कि अगर कोई करंट I फ्लो होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन π/2 की आई है। ठीक है भाई, तो बोला टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होगा। ओके तो अगर मैं बात करूं टॉर्सनल कांस्टेंट की, टॉर्सनल कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू, अच्छा K हम रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन यहाँ C बोल देते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट होता था C इंटू थीटा। ओके तो टॉर्क यहाँ पे लगी NAB इंटू आई, C की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कॉइल घूम गई है एंगल π/2। तो यहाँ से टॉर्सनल कांस्टेंट कितना आया अपने पास, ये आ जाएगा 2NAB इंटू में I और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा पाई। ये क्या आ गया, टॉर्सनल कांस्टेंट आ गया अपने पास। अब इसका C पार्ट बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी टाइप का प्रॉब्लम अपने से जेई एडवांस 2020 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इफ अ चार्ज Q इज पास्ड सडनली थ्रू द गैल्वेनोमीटर, भाई Q चार्ज सडनली पास कर दिया, अचानक से पास किया, मतलब उसकी निडल अचानक से घूम गई होगी, तो वो बोल रहा है कि निडल मैक्सिमम कितना एंगल से घूम जाएगी। क्या किया भाई, Q चार्ज फ्लो किया बहुत ही छोटे से टाइम में, मतलब बहुत ही लार्ज करंट फ्लो हुआ होगा, अचानक से टॉर्क लगी, अचानक से पॉइंटर घूम गया, तो बोला मैक्सिमम कितना एंगल घूम जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगी वो कैसी टॉर्क लगी, वो लगी इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब ऐसे काम जो झटके से हो जाए, अचानक से हो जाए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर इंपल्सिव टॉर्क लगी है। तो इंपल्सिव टॉर्क के लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रल टाउ dt, है ना। इंटीग्रल टाउ dt शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये यहीं से लिखा है कि टॉर्क की वैल्यू तुम जानते हो ये क्या होती है, dl/dt, और इंपल्सिव टॉर्क है तो ये हो जाता है टाउ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो यहाँ से क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन टाउ dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है। ओके तो इंटीग्रल टाउ dt इज इक्वल टू डेल्टा एल। अच्छा टॉर्क लग कितनी रही थी, टॉर्क लग रही थी K इंटू आई और इंटू में क्या हो जाएगा dt फ्रॉम 0 टू t टाइम, है ना, मतलब जो चार्ज फ्लो हुआ बहुत ही छोटे t टाइम के लिए फ्लो हुआ। ओके तो यहाँ से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा I टाइम्स ऑफ ओमेगा फाइनल, फाइनली उसकी ओमेगा हो चुकी थी, इनिशियली ओमेगा 0 थी, तो इसीलिए I टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा K की वैल्यू भी रख दो, K की वैल्यू थी NAB, है ना, इंटीग्रल ऑफ I dt फ्रॉम 0 टू t, दिस शुड बी इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। अब मैं जानता हूं कि जो चार्ज होता है, चार्ज Q की वैल्यू हम कैसे देते हैं, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt, टाइम इज फ्रॉम 0 टू t, तो बस इस इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा NAB इंटू Q इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये है ओमेगा फाइनल। क्या है भाई, ये ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल क्या थी, 0 थी। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि ये जो कॉइल है वो कितना मैक्सिमम एंगल रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल तो अभी निकला नहीं है, लेकिन हम एक बात बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के वक्त सारी की सारी जो रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो हम बोलेंगे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो थी अपने पास हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी इनटू मैक्सिमम जो भी एंगल घूम गया थीटा नॉट का स्क्वायर। थीटा नॉट वही अपना मैक्सिमम एंगल जो रोटेट किया, तो यहाँ से थीटा नॉट क्या आ जाएगा, थीटा नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आई बाय सी इनटू में ओमेगा। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अब इन सब की जब तुम वैल्यू रख दोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई एन ए बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में करंट आई। ठीक है, तो यही वो मैक्सिमम एंगल है जिसके थ्रू ये जो निडल है या लूप है वो अपना घूम जाएगा। ठीक है भाई, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पास एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है आर और इसमें टोटल टर्न्स एन दे रखी है, और इस लूप का कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है अपन ने बी नॉट। फिर इस लूप को क्या किया हमने, एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट कर लिया, और इस कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू चार्ज था इस पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने स्विच को क्लोज कर दिया और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है बहुत ही छोटे से टाइम में। बोल रहा है कि बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, कि जितने टाइम में कैपेसिटर अपना फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी, कि ये जो कॉइल है ये कितना एंगुलर मोमेंटम गेन कर लेगी, ये हमसे बोला गया है। सेम वैसा ही है जैसा ऊपर हमने सवाल में किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि अचानक से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अचानक से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इट मींस लार्ज करंट फ्लो करेगा बहुत ही छोटे से टाइम में, तो इस लूप के ऊपर एक टॉर्क लग जाएगा, और वो जो टॉर्क होगा वो इंपल्सिव टॉर्क होगा। तो यहाँ पर एक बात ट्रू रहेगी कि इंपल्सिव टॉर्क है तो इंटीग्रल टाउ dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर रहेगा। ठीक है, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में भी बात करें तो इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम था नहीं, सारा का सारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर रहेगा, टाउ dt के बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम समझ गए जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ dt। बात समझ में आ रही है? तो एक बार क्या करो, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कितनी टॉर्क लग रही है। अगर मैं टॉर्क ऑन लूप की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे जो टॉर्क ऑन लूप लगेगी वो लगेगी भाई एम बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेरे को क्या नजर आएगा कि एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा इसका, और बी इधर है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, इसीलिए मैंने लिखा है एम बी साइन 90। तो यहाँ पे जो अपना टॉर्क आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू में बी। ओके, तो अब क्या करो भाई, पुट कर दो इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू में बी, और एक डी टी रहेगा। क्या करो, एन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, बी कांस्टेंट बाहर रख दिया, एंड इंटीग्रल आई डी टी। इंटीग्रल आई डी टी क्या होता है अपना, चार्ज फ्लोन, तो ये हो जाएगा एन पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बी नॉट दे रखा है तो बी नॉट इंटू में चार्ज क्यू। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है अपने पास? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है अपने पास, और वो कौन सा ऑप्शन है, वो है अपने पास बी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो हो गया प्रॉब्लम, क्या ही दिक्कत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अपने से जेई एडवांस 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें 50 टर्न्स दे रखी है, और बोल रखा है कि हर एक टर्न का जो एरिया है वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है विच इज 0.02 टेस्ला, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है या टॉर्सनल कांस्टेंट दे रखा है स्प्रिंग का दैट इज 10⁻⁴। फिर इसमें बोला गया कि हमने एक करंट को फ्लो कराया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर होता है। ठीक है, कॉइल रोटेट कर जाती है 0.02 रेडियन से। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि जो एंगल रोटेटेड बाय कॉइल है दैट इज 0.02 रेडियन। ठीक है भाई, इतना है। फिर इसने बोला कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है दैट इज 50 ओम। बोला है इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है एक एमीटर में जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 से 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हमें आई की वैल्यू निकल के आ रही है कि करंट कितना फ्लो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर तक। बोला है इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। बिल्कुल सही बात है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जब हम कन्वर्जन करते थे किस में, एमीटर में, तब हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोलते थे वो अपने को कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसी पर्पस के लिए अपने को एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है। बोला है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमसे पूछना चाहता है कि शंट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए अगर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये करंट कितना मेजर कर रहा है,
ये करंट जो मेजर कर रहा है मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, बट हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आईजी गैल्वेनोमीटर में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। तो उसके लिए हमने बोला कि जो भी टॉर्क लगी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो टॉर्क बैलेंस हो रही होगी किसकी वजह से, जो स्प्रिंग की वजह से लगी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैक्सिमम टॉर्क लगती है दैट इज एन ए बी इंटू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो की भी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई जी। दिस शुड बी इक्वल टू के इंटू में थीटा, है ना। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज वगैरह रख देते हैं। ये दे रखा था अपने को 50, ये था 2 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है 0.02 टेस्ला। आईजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, और थीटा कितने एंगल से रोटेट किया है 0.2। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ गया। अब आईजी अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.1 एम्पियर, है ना। इतना आईजी आ गया। अब हमें पता था अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, अगर हम बात करें एमीटर वाले पार्ट की, अगर इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बार मैं डायग्राम याद दिला देता हूं तुम लोगों को कि अपने पास क्या होता था, ये होता था यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जी अपना गैल्वेनोमीटर है, और इधर एक शंट रेजिस्टेंस लगाते थे पैरेलल में, है ना, एस। इसके थ्रू करंट कितना जाता था आईजी, और ऊपर वाले के थ्रू करंट कितना जाता था आई माइनस आईजी। तो हम यहाँ बोलते थे कि दोनों पैरेलल में है तो आई माइनस आईजी इंटू एस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए आईजी इंटू जी के, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 माइनस 0.1 इंटू में एस इज इक्वल टू आई जी 0.1, और जी की वैल्यू होगी अपने पास 50। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू एस इज इक्वल टू 5। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एस की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 50/9 ओम, है ना। तो मतलब शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, दिस इज अराउंड 5.5 ओम का शंट रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है ये वाला अपना खत्म। ठीक है, तो कोई ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, बस तुम्हें बेसिक्स के साथ स्टिक रहना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अपने को जेई मेन 2019 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी एक कॉइल है, उस कॉइल में टोटल कितने टर्न्स है 175 टर्न्स है, और इसने बोला हर एक टर्न का जो एरिया है वो कितना है, वो है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर बोला है कि टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो है 10⁻⁻⁶। इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, जिसकी वजह से अपनी कॉइल 1 डिग्री रोटेट कर गई। थीटा हमें दे रखा है 1 डिग्री, लेकिन इसको किस में रखना है तुम्हें, रेडियन में। तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन तुम्हारी कॉइल जो है वो रोटेट कर गई। कब, जब तुमने करंट पास करा था इसमें 1 मिली एम्पियर का, दैट इज 10⁻³ एम्पियर का। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा था उस टाइम पे। तो हम सेम बात करेंगे कि टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा था, दिस शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क हो जाएगा एन आई ए इंटू में बी, और स्प्रिंग की वजह से लग जाएगा के इंटू में थीटा। तो अपने को बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के थीटा डिवाइडेड बाय एन इंटू आई इंटू में ए। अब क्या करना भाई, सारी वैल्यूज पुट कर देना, तो ये तुम्हारे पास आएगा 1/1050 विच इज अराउंड 10⁻³ टेस्ला। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अपने को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेन 2024 में। कब पूछा गया है भाई, जेई मेन 2024 में पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, इफ ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर कॉइल थ्रू 60 डिग्री। भाई 200 माइक्रो एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो 60 डिग्री रोटेट कर रही है। बोला है करंट रिक्वायर्ड टू कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ π/10 रेडियन, कि π/10 रेडियन का अगर तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए तो कितना करंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई करंट और रोटेशन मतलब करंट सेंसिटिविटी, करंट और निडल की रोटेशन, करंट और लूप की रोटेशन। इट मींस तुम्हें किसके बारे में सोचना है, तुम्हें सोचना है भाई करंट सेंसिटिविटी के बारे में। तो करंट सेंसिटिविटी मैं जानता हूं, करंट सेंसिटिविटी किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स है, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय आई। तो पहले केस में अगर मैं बात करूं, थीटा मेरे पास है 30 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन। कब, जब मैंने करंट पास किया है 200 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें तुम्हें थीटा मिल रहा है π/10, कब, जब तुमने आई करंट पास किया है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू 1/10 इंटू में ये हो जाएगा भाई 200, और इंटू में आ जाएगा तुम्हारे पास 3। तो देखो यहाँ से 2 0 से 0 गया, तो करंट की वैल्यू आ गई 60 माइक्रो एम्पियर। मतलब 60 माइक्रो एम्पियर करंट पास करोगे तो तुम्हारे पास जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो π/10 रेडियन की मिलने वाली। ठीक है भाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमसे जेई मेन 2023 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। मतलब कुछ गैल्वेनोमीटर की जो कोर है वो नॉन मैग्नेटिक एंड मेटेलिक मटेरियल की बनी हुई है।
इस मेटेलिक मटेरियल का फंक्शन क्या है, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। टू ऑसिलेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, भाई कॉइल को ऑसिलेट तो कराना ही नहीं है किसी भी हाल में, ये तो बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, ये ठीक ऑप्शन लग रहा है। फिर क्या बोल रहा है, टू प्रोड्यूस लार्ज रिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल, लार्ज रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो तो भाई अपना कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी गलत। टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, बिल्कुल नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल के लिए तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी थी, है ना, तो ये नहीं है। ऑप्शन क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कि नॉन मैग्नेटिक बस इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो क्विकली रेस्ट पे आ जाए। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमसे जेई मेन 2023 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 25%, आईएस की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी है 25% से। बोला है दिस इंक्रीज इज अचीव्ड ओनली बाय चेंजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर while keeping the resistance of galvanometer coil constant। बोला है इसको हमने इस तरह से बढ़ाया कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा दी। ओके, सही बात थी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ती थी अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते थे। और इसने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को तुमने कांस्टेंट रखा है। इट मींस अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम जानते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी अपनी बढ़ने वाली है। तो वो यही बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी में। तो पहले अगर मैं बात करूं करंट सेंसिटिविटी की, इनिशियली इसकी वैल्यू अगर IS थी तो फाइनली हो जाएगी इसकी वैल्यू IS डैश, दैट इज IS प्लस 25% ऑफ IS। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई IS प्लस IS डिवाइडेड बाय 4। तो ओवरऑल ये अपने पास आ जाएगा 5 IS डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई अपनी फाइनल करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। ओके, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो हम यहाँ से एरर यूज करके बोल सकते हैं डेल्टा VS बाय VS इज इक्वल्स टू डेल्टा IS डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा अपना IS। तो ये किसके बराबर है, डेल्टा IS बाय IS। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा IS बाय IS जो होगा अपना वो होगा IS फाइनल दैट इज 5/4 IS माइनस IS इनिशियल डिवाइडेड बाय IS। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 100%। तो डेल्टा IS बाय IS तुम्हारे पास कितना है 25%। डेल्टा VS बाय VS भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25%। प्लस का रहेगा माइनस का, भाई अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं तो इस वाले रिलेशन से पता लग रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा प्लस का 25%। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 25%। गॉट इट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेई मेन 2023 में। यहाँ हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल देन द करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। बोला अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, मतलब अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स डबल करे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। तो हमें करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता था दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय आई, और हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था NAB डिवाइडेड बाय K। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है अगर n बढ़ेगा तो IS भी क्या होगा अपना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब पहली स्टेटमेंट तो ठीक है भाई, अगर n को डबल किया तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगी अपनी डबल हो जाएगी। बोला है इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल ऑल्सो इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी इन सेम रेशियो। अच्छा, ये हम जानते हैं भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाय K इंटू R। ये बोल रहा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे तो वायर की लेंथ ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी हो सकता है कांस्टेंट भी रह जाए। ओके, तो ये दूसरी वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है भाई। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपनी कौन सी हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी अपनी स्टेटमेंट 4। तो इसी के साथ ये जो अपनी सीरीज थी मैग्नेटिज्म वाली वो यहीं पे खत्म होती है। आई होप मैग्नेटिज्म चैप्टर तुम्हारे ब्लड में एकदम बढ़िया तरीके से पहुंच गया होगा।